अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि इस्लामाबाद से लेके जो चाइना तक का सफ़र है वो मेरा कैसा गुज़रा। और इसके बिटवीन इस नेक्स्ट वीडियोस में अदर वीडियोस में मैं आपको ये बताऊंगा कि इस सफ़र को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता था। और इसके अलावा मैं रिव्यू करूंगा कि फैसल मूवर लेना बेटर है, यूतों की बस लेना, नेटको की बस लेना बेटर है, या फिर फैसल मूवर की जो 31,000 वाली या 30,000 वाली बस है वो लेना बेटर है। किसके क्या फ़ायदे हैं, किसके क्या नुकसान हैं। इसके बाद कंडीशन क्या चल रही है चाइना के अंदर सफ़र करना, जो ताशकुर क्योंकि ताशकुरगंज तक तो आप पाकिस्तान सर्विसेज में आते हो, ताशकुरगंज से आगे का सफ़र जो है वो इस वक्त कैसा चल रहा है और मेरा सारे इस प्रोसेस में खर्चा कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें हम थोड़ी थोड़ी करके शेयर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इस्लामाबाद से लेके। मैं इवन गुजरात से शुरू करूँगा क्योंकि मैं गुजरात से निकला था। गुजरात से लेके ताशकुरगढ़ हफ़े आने तक, अभी मैं हफ़े में बैठा हूँ, तो ये मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, मैंने कहाँ कहाँ पे स्टे किया, कहाँ कहाँ पे मुश्किलात आई, कहाँ कहाँ पे कितने कितने पैसे लगे, सारी डिटेल शुरू करते हैं। आइए। तो मैं 11 जुलाई को निकला था, दिन को 12 बजे यहाँ पे गुजरात से 12 बजे मैं गुजरात से निकला। तकरीबन 5 साढ़े 4 बजे उसने मुझे उतार दिया फैज़ाबाद अड्डे पे। अब टेक्निकली उसको उतारना मुझे मंडी मोड़ चाहिए था, लेकिन उसने मुझे फैज़ाबाद अड्डे पे उतार दिया। फैज़ाबाद अड्डे पे फैसल मूवर काफ़िस था। मैं फैसल मूवर वाले के पास गया और मैंने जाके उनसे पूछा कि आपके पास जो इस्लामाबाद टू हुंजा बस जाती है उसके लिए सीटें अवेलेबल हैं। तो उसने कहा जी हाँ जी, सीटें अवेलेबल है। मैं मेंशन कर दूं, मैंने 2 सीटें ख़रीदनी थी। एक बंदा मेरे साथ ऑनलाइन अटैच हुआ था पेशावर से, उसने भी जाना था, तो मैं उसके लिए भी सीट बाय कर रहा था। तो उसने मुझे कहा कि 2 सीटें अवेलेबल हैं, लेकिन उससे पहले मैं उसको कॉल कर चुका था ऑनलाइन। मैंने ऑफिस में कॉल की और ऑनलाइन मैंने इनको कॉल करके पूछा कि आपके पास सीटें अवेलेबल हैं। तो इन्होंने मुझे कहा कि सीटें अवेलेबल नहीं हैं, लेकिन आप जाके चेक कर लें। मैंने खैर इस बात को यहीं पे छोड़ा और मैंने वहाँ से एक बाइकिया वाला खड़ा था। मैंने बाइकिया वाले के साथ बैठ के मैं गया फैसल मूवर के इसके अड्डे के ऊपर, पीर बदाई अड्डे के ऊपर, क्योंकि पीर बदाई अड्डे के ऊपर आपको डिफरेंट सर्विसेज मिलती हैं। जिसमें मुझे रास्ते में आते होते कह रहे हैं कि गाड़ी के ऊपर एक बंदे ने गाइड किया कि माशा ब्रो एक सर्विस है, जिसका मुझे पहले पता नहीं था। इसके अलावा मार्को पोलो है, वो मुझे पहले भी पता था। नेटको है, मुझे पहले भी पता था। फैसल मूवर है, उसकी हम ऑलरेडी बात कर रहे हैं। तो उस बंदे ने मुझे ये कहा कि पीर बदाई अड्डे के ऊपर जब तुम जाओगे तो मैं डिफरेंट सर्विसेज जो है वो नज़र आएंगी, तो वहाँ पर जाकर तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुमने क्या करना है। पीर बदाई अड्डे के अंदर मैं गया। पीर बदाई अड्डे के अंदर मैं तकरीबन 5 बजे पहुंचा। मेरी प्रेफरेंस नेटको थी, फर्स्ट प्रेफरेंस मेरी नेटको थी। लेकिन नेटवर्क वालों को जनाब आप ऑनलाइन कॉल करते हैं, अगर आप कॉल करते हैं ऑनलाइन ही सिंपल कॉल करते हैं, तो वो उनका नंबर हर वक्त बिज़ी जा रहा होता है, तो वो सीट ऑनलाइन रिज़र्व हो ही नहीं सकी है। और उनको मैंने ईमेल की, उनके ईमेल एड्रेस पे फीडबैक एट समथिंग उनकी ईमेल एड्रेस था, और उसमें मुझे ईमेल जो है वो डिलीवरी नहीं हुई। सर्वर का मैसेज एरर आ गया कि ये ईमेल चल ही नहीं रही है। तो दोनों तरीक़ों से उनसे ऑनलाइन कांटेक्ट नहीं हो सका। जब मैंने उनके ऑफिस में जाके उनको कहा कि मुझे रात को 9 बजे वाली बस पे हुंजा की, जो बस आपकी गिलगित से हुंजा जाती है, मुझे उसकी टिकट चाहिए, तो जनाब उसने कहा कि टिकट्स अवेलेबल नहीं हैं। मुझे 2 टिकटें चाहिए थी, दोनों अवेलेबल नहीं थी। लेकिन एक और बंदा खड़ा था, उसने ये कहा मुझे एक टिकट चाहिए और फीमेल के लिए टिकट चाहिए, तो उसने उसको फीमेल की वजह से टिकट दे दी। मे बी उनके पास फीमेल सीट अवेलेबल थी। अब तकरीबन जो टाइम था 5 से 6 के बिटवीन था। इस बिटवीन मैंने सोचा चलो दूसरी सर्विसेज को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। वो माशा ब्रो की वो बंदा जो है वो तारीफ़ कर रहा था। मैं माशा ब्रो, शायद मैं उनका नाम सही ले रहा हूँ, कुछ ऐसे ही नाम था माशा ब्रो जो है वो, मैं उनके वहाँ पे स्टैंड पे गया। वो तकरीबन स्टैंड नंबर 1 या 2 शुरू में था। वहाँ पे एक बंदा बाहर से आकर, अंदर से आके, बस के अंदर से उन्होंने टिकटें ले ली थी, आके बाहर कंप्लेन कर रहा था कि आपकी सीटें फटी हुई हैं। और प्लस उनके पास सीटें वैसे बची भी नहीं थी। उनकी बस जो है वो निकलने वाली थी, शायद 5 या 6 बजे के अराउंड शायद निकलने वाली थी बस। उसमें जनाब सीटें अवेलेबल ही नहीं थी। तो मैंने उससे पूछा, उसने मेरी बात को इग्नोर किया। मैं वहाँ से जब वो सीट फटी वाला कंप्लेन लेके आया तो मैंने वहाँ से चल दिया। मार्को पोलो वगैरह वहाँ पे थी, लेकिन वो शायद गिलगित के लिए थी, लेकिन मुझे हुंजा जाना था। तो मैंने उनके पास उनसे कुछ भी नहीं पूछा, ना मैं उनके पास क्या। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता था, वो था फैसल मूवर का।
फैसल मूवर जो है, अगर आपको पता है तो पीर बदाई का जो अड्डा है उसके बाहर फैसल मूवर है। ठीक है, तो मैं फैसल मूवर के अड्डे पे गया। फैसल मूवर वाले उससे जाके मैंने पूछा कि मुझे 2 सीटें चाहिए, हुंजा के लिए अवेलेबल है, 8 बजे वाली बस। तो उन्होंने कहा जी अवेलेबल है। मैंने 2 सीटों की पेमेंट की उनसे और स्लिप ले ली उनसे, मतलब पेमेंट रिसिप्ट जो होती है या टिकट्स जो होती हैं वो ले ली। अब इन बिटवीन मैं इर्द गिर्द थोड़ा सा घूमा फिरा, मैंने कुछ पिया कुछ और थोड़ा सा कह लें कि इर्द गिर्द घूमा शूमा व्हाट्सएवर। अब 8 बजे बस चलनी थी, तो मुझे बाद में पता चला कि इनका वेटिंग रूम भी है। मैं वेटिंग रूम में गया। वेटिंग रूम में एसी चला हुआ था, इतना खास तो नहीं था लेकिन चला हुआ था। पंखे भी थे, लेकिन वो जो दीवार के साथ पंखे होते हैं वो वाले पंखे थे। और इसके अलावा वहाँ पे ये भी था, चार्जर वगैरह था। मैंने चार्जर वगैरह जाके वहाँ पे लगाया। वहाँ पे मैं वेट करता रहा। 8 बजे बस चली। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये ना समझे कि स्टोरियाँ सुना रहा हूँ। ये कैसे इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आगे जाके लिंक होती हैं दूसरी चीज़ों के साथ। 8 बजे मैं बस चली। 8 बजे हम बस पे बैठे। अब बस की कंडीशन क्या थी या रिव्यू क्या था, उसके लिए आप लिंक डिस्क्रिप्शन में फाइंड कर सकते हैं। मैं बस के रिव्यू में इस वक्त टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता। गिलगित से पहले कुछ जगहों पर जो है वो स्टे भी किया गया, जिनमें मनसेहरा था। मनसेहरा में हमने खाना वगैरह खाया। होटल है इंतहाई लोकल से, होटल पे किसी पे वो रुके थे, जिसने कुछ 400 पता नहीं 580 आई थिंक लिए। एक चावलों की प्लेट दी और खाना मतलब ऐसे नॉर्मल सा खाना, तो उसका 500-550 उसने लिया, सब 580 आई थिंक लिए। तो मन से फिर अगेन हम उसमें बैठे। फिर ये चिल्लास में रुके। चिल्लास के अंदर भी अगेन लोकल से होटल में रुके। पता नहीं वहाँ पे होटल ही ये थे या फैसल मूवर वालों को लोकल होटल्स का ही पता था, लेकिन खैर जिस होटल पे रुके वहाँ पे हमने फिर नाश्ता किया। और वाशरूम वगैरह यूज़ किया, जो कि अगेन क्वालिटी वगैरह कुछ भी नहीं थी। फ़ीमेल सफ़र कर रही हो तो शायद उनके लिए ये चीज़ें ज़्यादा मुश्किल हों, क्योंकि हम लौंडे लपाड़े हैं, हमारे लिए ये चीज़ें इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती हैं कि वाशरूम कैसा हो ये वो। लेकिन अगर आप फैमिली के साथ कर रहे हैं तो मे बी फैमिली के अलग उन जगहों पे हों, जो कि मुझे नहीं पता हो सकता क्योंकि मैं फैमिली के साथ नहीं था। एनी हाउ चिल्लास में भी रुके हम। फिर हम अब गिलगित में पहुँचे। मेरा ख्याल है दिन को 11-12 बजे के अराउंड पहुँचे। दिन को हम गिलगित में जब पहुंचे, तो अब गिलगित से जाके ये लोग क्या करते हैं, बसेस को मर्ज कर देते हैं। मतलब जो 7 बजे बस चलती है फैसल मूवर की, जो 8 बजे चलती है या मे बी 9 बजे भी कुछ चलती है, मुझे नहीं उसका पता, लेकिन जो 7 बजे और 8 बजे वाली बस चलती है, ये सारी बसें जाके इकट्ठी हो जाती हैं गिलगित के अंदर, और वो फिर उन बसों को मर्ज करके एक बस पे बंदे ट्रांसफ़र कर देते हैं, जो कि हमारे वाली बस थी 8 वाली। तो शायद 8 वाली बस मेरे ख्याल से मोस्ट लास्ट बस इनकी जाती होगी। इन्होंने 8 वाली बस के ऊपर जनाब सारा सामान ट्रांसफ़र किया और अब हम हुंजा के लिए निकल गए। हुंजा के लिए जब हम निकले हैं तो रास्ते में जाके एक जगह पे लैंड स्लाइडिंग हुई थी। ये लैंड स्लाइडिंग हुई है, ये पत्थर जो है वो ऊपर से आया हुआ है यहाँ से। ये जनाब लैंड स्लाइडिंग हुई है और रास्ता बंद है, देखो। और क्रेन जो है वो हटा रही है। हमें तकरीबन 1 घंटा हो गया ऐसे ही आगे पीछे घूमते हुए। तो उस वजह से जो है वो कुछ हमें वेट करना पड़ा। अब हम हुंजा पहुँचे अलियाबाद में। दिन को तकरीबन मेरे हाल के मुताबिक अगर मुझे सही याद है कि 2 बजे के अराउंड, हम 2 से 3 बजे के अराउंड हम हुंजा अलियाबाद में पहुँचे। ये है हम हुंजा अलियाबाद में। अब यहाँ से हमने सोस्त के लिए निकलना है, तो हम अड्डे की तरफ चल के जा रहे हैं। कोई गाड़ी या टैक्सी मिले तो हम सोस्त में स्टे करेंगे आज। फैसल मूवर का अड्डा जो है वो थोड़ा पीछे है, और जो आगे सोस्त जाने वाली गाड़ियाँ हैं वो थोड़ी सी आगे होती हैं। मतलब दोनों में मिटवी में भी 500-600 मीटर कम से कम जो है वो इतना फ़र्क होगा। फैसल मूवर वालों ने हमें उतारा। अब हम आगे पैदल चल के जनाब जा रहे हैं।
सोस की गाड़ियाँ ढूंढने। वहाँ पे जाके एक बंदे से हमें पता चला कि सोस वहाँ से हुंजा से डायरेक्ट गाड़ियाँ जो हैं वो ताशुरगंज भी जाती हैं। तो वो सुनहरी बैंक का, वहाँ पे सुनहरी बैंक के ऑपोजिट जो है वो एक गाड़ी खड़ी होगी, आप भी जाके उसको देख सकते हैं। तो वहाँ पे मैं उनके ऑफिस गया, उन्होंने कहा हम आपसे 8,000 रुपया लेंगे और हम आपको अभी जो है वो सोस्त ला के जाके छोड़ देंगे और सुबह हम आपको सोस्त से पिक करेंगे। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। हाल मुझे यहाँ से ये लगता है कि शायद वो आपको हुंजा से सुबह लेके जाएंगे, लेकिन वो सोस्त जो है वो से सुबह लेके जाते हैं, ना कि हुंजा से सुबह लेके जाते हैं। हुंजा से वो आपको रात को ही ले जाएंगे और सोस्त में रखेंगे, सोस्त में अब आपको रहना पड़ेगा। मैंने ये वाली सर्विस यूज़ नहीं की क्योंकि ये वैगन थी एसी वाली। मुझे लगा कि बस लेते हैं, बस में बंदा खुला डोला जा सकता है। हम दोनों ने, मेरे साथ जो दूसरा लड़का था, हम दोनों ने क्या किया, हम दोनों अब सोस की लोकल गाड़ी ढूंढने लगे। हम आगे गए जनाब, सोस की लोकल गाड़ियाँ ही नहीं है। दिन को 3 बजे, अब 4 के अराउंड आई थिंक टाइम होना शुरू हो गया था। 4 बजे के अराउंड इर्द गिर्द से पूछा तो वो कहते हैं कि इस टाइम पे गाड़ियाँ जो हैं वो बहुत कम जाती हैं। हमारे से पहले लड़के थे, वो हमसे पहले से वेट कर रहे थे, लेकिन बाई चांस ये हुआ कि हम कुछ 10 12 14 ऐसे बंदे इकट्ठे हो गए जिन्होंने, कुछ ने सोस जाना था, कुछ ने रास्ते में अताबाद जाना था, कुछ ऐसे बंदे कह ले कि कुछ इकट्ठे हो गए। अब उन बंदों को मिल मिला के एक गाड़ी बन गई जो कि सोस्त जाने के लिए और रास्ते में जाने के लिए एग्री थे। उसने कहा जी 600 रुपया सोस्त का लूँगा और रास्ते में जो भी हैं वो। इससे पीछे मैंने मेंशन नहीं किया, फैसल मूवर वालों ने 5,000 रुपया लिया था हुंजा तक आने का, और इसके अंदर सिर्फ पानी शामिल था और कुछ भी नहीं था खाने पीने पे। आल दो उन्होंने रिफ़्रेशमेंट लिखा हुआ है और रिफ़्रेशमेंट में सिर्फ पानी देते हैं। अब जब हम उस 600 वाली गाड़ी जो है वहाँ पे बैठे, उसने तकरीबन शाम को कह लें कि सूरज गुरूब होने के करीब जो है, 4 बजे वो चली थी, ये सूरज गुरूब हो चुका था, ये सूरज गुरूब होने के करीब करीब उसने हमें सोस्त में जाके उतार दिया। लोकल गाड़ी थी, बीच में रुकती थी, बंदे उतारती भी थी और बिठाती भी थी। सोस्त में हम अब पहुँचे। अब हमें सोस्त में एक नाइट का स्टे करना था, खाना भी खाना था, नाइट स्टे भी करना था। मैंने एक होटल में मैंने जाके रेट पूछा, उसने मुझसे 2,000 2 बेड वाले रूम का मांगा। अच्छा ये रूम है, एक ये बेड है और एक ये बेड है, ये ग्राउंड फ्लोर पे ही है वैसे, ये देख लें। और ये इसका वॉशरूम है, ठीक है, वॉशरूम वैसे साफ सुथरा है। ये है। दूसरा लड़का जो था वो दूसरे ब्लू लेक व्यू समथिंग ऐसा होटल का नाम था। उसकी भी वीडियो जो है मैं थोड़ी सी इसमें डाल दूंगा यूट्यूब के ऊपर। ये रूम है जी यहाँ पे सोस्त में, ये वॉशरूम है और ये आउटसाइड व्यू है। इसका नाम क्या था, ब्लू 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 व्यू समथिंग नाम है इसका। ये HBL के सामने, ठीक है। और 1500 इसने रूम का लिया। तो उस होटल में उन्होंने हमसे 1500 डिमांड किया कि हम 1500 लेंगे, वाईफाई वहाँ पे अवेलेबल था। और अब हमने उनसे 1500 वालों से डन कर दिया। 1500 वाले होटल में हम रुके हैं जनाब। सुबह अब हमें एक चीज़ और करनी थी, वो ये थी कि अब ये पोर्शन शुरू हो रहा है कि सोस से लेके ताशकुरगंज तक हमने कैसे जाना। सोस में इस वक्त हम मौजूद हैं, शाम हो चुकी है, होटल हम बुक कर चुके हैं। ये अभी हम सोस्त में हैं। सोस्त में ये अटक का पेट्रोल पंप है और उसके साथ नेटको का ऑफिस है ये, ठीक है। ये भी है, इसके अलावा और भी इसके पीछे एक बंदे ने बताया कि 2 ट्रैवल एजेंसीज हैं। किस टाइप पे ट्रैवल एजेंसी है, हमने तो हैरिस से टिकट बाय किया, 8,000 की टिकट दी है इसने हमें। तो हमारा प्लान ये था क्योंकि ये गवर्नमेंट की का इदारा है तो चलो थोड़ी सी सिक्योरिटी होगी, सर्विसेज भी बेटर होगी। नेक्स्ट काम यह है कि गाड़ी जो है वो सर्च करना। अब गाड़ी क्योंकि बहुत सारी सर्विसेज हैं, उसमें टैक्सी सर्विसेज भी हैं, लोकल ट्रांसपोर्ट भी है, गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट जिसमें नेटको आ जाती है, ये सारा कुछ है। मेरे लिए ये डिसाइड करना मुश्किल था कि मुझे कौन सी सर्विस लेनी चाहिए, ठीक है। तो एनी हाउ अब ये कन्फ्यूजन जो थी वो एग्जिस्ट करती थी। कौन सी एक लोकल वहाँ पे गाड़ी बंदा था, उससे पूछा, उसने हमें 3 सर्विसेज जो है वो सजेस्ट की। एक उनमें रोजिक था और 2 कुछ और थी, मुझे अब भूल गई हैं, वो प्राइवेट थी। और उसने इतना बस कहा था, ये अटक वहाँ पे पेट्रोल पंप के जो हैं वो आगे, उसने मुझे बताया कि
यहाँ पे जो है वो बस वाली सर्विसेज हैं। लेकिन हम वहाँ पे जा ही रहे थे, रास्ते में मुझे नेटको नज़र आ गया। नेटको गवर्नमेंट का इदारा है, तो मैंने सोचा कि नेटको की सीट लेते हैं, उसका फ़ायदा ये होगा कि शायद इनके पेपर्स का मसला नहीं होगा। अब इसमें ये हो सकता है कि फ़र्ज़ करो गाड़ी वाला जो है वो सर्विस पहली दफ़ा लेके जा रहा है, अब हमें तो नहीं पता वो पहली दफ़ा लेके जा रहा है या 1000वीं दफ़ा लेके जा रहा है। अगर उसके पेपर्स में कोई मसला आ जाएगा तो वो गाड़ी जो है वो अंदर एंटर नहीं होगी। गाड़ी एंटर नहीं होगी तो आप क्या करोगे फिर? तो इसलिए मैंने सोचा कि शायद नेटको वाले केस में ये वाला मसला जो है वो ना आए। हमने ये डिसाइड किया कि हम लेंगे नेटको की सर्विस। नेटको को शाम को ही हमने 2 टिकटें बुक करवा ली। 8000 रुपया हमने उनको रात को दिया और दूसरा 8000 हमने आके उनको सुबह को दिया। खैर रात को हमने बुक करवा लिया। अब हम सो गए हैं। सो के हम खाना हमने वहीं से, एक लाहौरी होटल था वहाँ से हमने दाल चावल खाए, ठीक थे, रीज़नेबल थे। प्राइस भी मेरा को 150-200 प्लेट का था, समथिंग ऐसा। अब सोस्त जो है वो महंगा है, ये याद रखिएगा। अगर आपने ड्राई फ्रूट्स या इस तरह की चीज़ें बाई करनी है तो आप हुंजा से बाई करेंगे। सोस्त महंगा है। हुंजा के अंदर ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो है वो सस्ते थे। हमने, वो मेरे साथ जो दूसरा लड़का था उसने 200 की हाफ़ केजी खुबानी खुश्क खुबानी ली। अब जनाब हम सोस्त रात हो चुकी है, सुबह हम उठे हैं। ये जी सोस्त है, सुबह के टाइम 7 हुए हैं, दुकानें मोस्टली बंद हैं। हम नाश्ता कहीं ढूंढ रहे हैं और वो करके तो बस पकड़ेंगे यार चाइना। उठ के हमने दोबारा नाश्ता किया। वहाँ से नाश्ता करने के बाद हम 9 बजे पूरे नेटको के ऑफिस में पहुँच चुके हैं, 9 से कुछ 5 मिनट पहले। नेटको वाले कहते हैं जी बैठ जाएं, थोड़ा सा वेट करें, गाड़ी आ रही है। फिर एक बंदा निकला, उसने कहा कि आप ऐसा करें कि आप जो इमिग्रेशन का ऑफिस है नेटको का, वहाँ पे चले जाएं। हम इमिग्रेशन के ऑफिस पे चले गए। इमिग्रेशन ऑफिस में हम जब जाते हैं जनाब, वहाँ गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई है जी। तो अभी हम सोस्त में हैं, ये सोस्त में ही, और ये कस्टम का ऑफिस है। तो हम अभी कस्टम क्लियरेंस के लिए जा रहे हैं। ये 2 बंदे आप देख रहे हैं, ये भी मेरे साथ ही हैं, हम सेम बस में। तो यहाँ से हम कस्टम क्लियर करवाएंगे। ये मैंने पहली वीडियोस में भी इसको दिखाया हो, जब मैं चाइना से आ रहा था। ये देखें, वो फैशन मूवर भी खड़ी है जनाब, जो 30,000 लेती है, ये भी हमारे साथ ही जाएगी। ये सोस का इमिग्रेशन पॉइंट है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेस से चलता है। यहाँ पे सामान चेक होता है इस पॉइंट पे। ये जो बंदे खड़े हैं, मे भी इस गाड़ी वाले बंदे सामान चेक करने गए होंगे, वो पीछे लाइन लगी हुई है। हमारी वो नेटको वाली बस है। ये वो लोग हैं जिनने पहले करवा ली हुई है चेकिंग। अभी फैशन मूवर वाले लगे हैं, तो अब ये यहाँ से स्टैंप लगवाएंगे एग्जिट की, और फिर 1 बाय 1 वहाँ से एग्जिट करते जाएंगे। देन वो रोड है इस तरफ, वो जनाब चाइना की तरफ जाएगी। और नेटको की बस अभी तक वहाँ पे आई नहीं है। सबसे पहले फैसल मूवर आगे खड़ी थी। फैसल मूवर की वो वाली बस जो फैसल मूवर की 30,000 रुपया लेके इस्लामाबाद से ताशुगंज जाती है, सबसे आगे वो वाली बस खड़ी थी, ठीक है। उसके पीछे फिर फ़लाँ कंपनी कारें, और इस तरह से। एक बंदा मुझे मेरे रास्ते में मिला, उसने कार बुक की हुई थी 45,000 रुपये की। वो फैमिली के साथ था, उसके 2 बच्चे थे, मियाँ बीवी थे, वो 4 बंदे थे। उसने 45 की कार, उसकी 4th-5वीं गाड़ी उसकी भी थी। मैंने उससे भी हेलो हाय करके डिटेल ली। अच्छा, अब जनाब नेटको की गाड़ी जो है वो पीछे खड़ी है। अब हम बैठे हैं। नेटको का जो ऑफिस है वहाँ पे कोई ना तो वाशरूम है ना कुछ। अब मुझे वाशरूम जाना था, तो हम बाहर निकल के जाके, वो इमाम बारगाह थी एक, वहाँ पे जाके वाशरूम करके मैं होके आया मैं। अब जनाब नेटको के ऑफिस में हम रुके हैं। 12 बजे 11 बजे के अराउंड कह लें कि हमारी बारी है, हमारी इमिग्रेशन की। हमने जाके अपना सामान चेक कराया, सामान ओके है। अब हम इमिग्रेशन की स्टैंपें लगवाने के लिए गए हैं। हम सिर्फ नेटको की बस में सिर्फ 8 बंदे थे, जिनमें से 2 हम थे, मतलब मैं, और मेरे साथ एक लड़का था। एक जो था वो गिलगित का स्कर्दू का बंदा था, और एक जो 5 जो बंदे थे वो एक अलग ही आइटम थे, उनकी स्टोरी बाद में कभी आपको सुनाऊंगा। 5 वो लोग थे। हुआ ये कि जब हम उसमें गए, इमिग्रेशन वाले फेस में गए, तो हम बाकी सब की इमिग्रेशन होगी, वो जो लड़का है उसकी कोई स्टैंप का मसला था। उसकी कोई स्टैंप नहीं थी लगी हुई, पता नहीं एग्जिट एंट्री की या कोई वीज़ा चेंज की या कुछ ऐसा उसकी, या शायद जब उसकी डिग्री कंप्लीट हुई थी उस पर कोई स्टैंप नहीं थी। कोई उसका स्टैंप का मसला था। उसकी वजह से कह लें
कि हमें उन्होंने गाड़ी में वेट में लगा हम गाड़ी में हम सारे होके गाड़ी में जा चुके हैं। अब अगेन वो कंडीशन है कि अब हम उस इमिग्रेशन के ऑफिस से भी बाहर नहीं निकल सकते, और वाशरूम जैसे मैंने पहले बताया कि वाशरूम वहाँ पे है ही नहीं है। अब जनाब हम बैठे हुए हैं कि एक बंदे को वाशरूम आया, उसने फिर नेटको के ऑफिस में ही कहीं पे इर्द गिर्द खड़े होकर अपना काम चला लिया। अब हम वहाँ पे खड़े रहे 12 बजे के राउंड उस बंदे का उन्होंने कैंसिल कर दिया प्रोग्राम कि आप नहीं जा सकते। अब 12 बजे हमारी बस निकली। याद रखें कि सुबह 9 बजे मैं नेटको के ऑफिस में गया था और 12 बजे हम अब निकलने के लिए रेडी हुए। सारी गाड़ियाँ निकल चुकी हैं, हमारे पीछे सिर्फ एक जीप थी। इसके बाद जनाब जब हम सफ़र पे चलते हैं, नेटको की गाड़ी जो है वो घटिया क्वालिटी की थी, मतलब बस उसमें एसी हीटर तो था ही नहीं उसके अंदर, शीशे उन्होंने खुले हुए थे, वही हवा छोड़ते थे एक तरफ से दूसरी तरफ। मौसम वहाँ पे तकरीबन जो है वो बेटर था, इतनी ठंड नहीं थी या गर्मी भी नहीं थी, गर्मी नहीं थी या इतनी। और दूसरा उनकी सीटें फटी हुई थी, मट्टी जो है वो अन्यवा थी अंदर। आप ऐसे समझ लें कि अगर आप जीटी रोड पे जो बसें चलती हैं, स्पेशली आप कह लें गुजरांवाला से इस्लामाबाद जीटी रोड जो बसें आती हैं जो लोकली रास्ते में बंदे उठाती हैं, वो बस थी। अब खैर हम नेटको की बस से चले हैं। अब होता क्या है कि मुसलसल उसने एक दो दफ़ा रास्ते में रोकी। 200 रुपया हमने उनको वो दिया। नेशनल पार्क वाले जो हैं वो उनको भी दिया। रास्ते में एक दो दफ़ा रुकी, सुसु वगैरह करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन कोई वो नहीं कि आप कहीं बाथरूम में नहीं, खुले मैदान में आपने करना है जहाँ पे भी करना है। हाँ, ये यहाँ पे फिर वो जनाब जब हम अब पहुँचे हैं, तकरीबन कह लें कि 12 बजे हम निकले थे, 3 बजे के अराउंड आप कह सकते हैं कि हम लोग पाक चाइना बॉर्डर पे जो हैं वो पहुँच चुके हैं। ये हंजरा पास है और हम यहाँ पे खड़े हैं। ये हमारी बस है, ये बस गुजरेगी थोड़ी देर में वहाँ से। यहाँ से पे ऑक्सीजन लेवल मुझे लग रहा है कम है, सांस फूल रहा है। तो 3 बजे के राउंड हम वहाँ पे पहुँचे। हमारे से आगे एक गाड़ी खड़ी है, हमारी बस पीछे खड़ी है और गेट बंद है। अंदर पता नहीं क्या परेड चल रही थी। इवन दूर से वो जो फैसल मूवर की बस जो सबसे पहले चली थी, वो बस भी उधर ही खड़ी थी। मैंने नहीं देखी, एक बंदा कह रहा था, मैंने खुद नहीं वो नोट किया। और गाड़ियाँ आगे खड़ी थी, ये तो मैंने भी देखा कि वो गाड़ियाँ अभी तक वहाँ से क्लियर नहीं थी हुई हैं। उनका अंदर कोई पता नहीं इवेंट चल रहा था, परेड चल रही थी या क्या चल रहा था। अब 3 बजे के अराउंड हम चाइना में एंटर हो जाते हैं। मतलब वहाँ पे कोई आधा घंटा वेट किया, हम उतरे भी, हमने तस्वीरें वगैरह भी ली। और थोड़ी सी मैंने वीडियो इर्द गिर्द की बनाई और उसके बाद हम 3 बजे के राउंड, आप समहाउ कह सकते हैं, गाड़ी निकली। 3 बजे के राउंड हम जब आगे जाते हैं जनाब, तो आगे अब बस सबसे पहले बसेस चेक होती हैं और आपका सामान चेक होता है। बसेस से हम उतरते हैं, जो ही मतलब आप कह लें 500 मीटर 600 मीटर का फासला है उस बॉर्डर से आगे जो जहाँ पे ये चेकिंग होती है। वहाँ कुछ देर हम बस में बैठे रहे। जब हमारी बारी आई, बस आगे गई, हम बस से उतरे, जाके उन्होंने सामान चेक किया। सामान वो जूते तक उतरवाते हैं। उन्होंने जूते उतरवाए, बैग खोले, बैग से एक एक चीज़ चेक की जनाब।
और मतलब टू बी ऑनेस्टली मुझे इनका एटीट्यूड थोड़ा सा रूड लगा, जो वो चेकिंग वाले थे उनका। मुझे लगा, आई डोंट नो कि आप हर किसी की अपनी परसेप्शन हो सकती है। हमारे से आगे जो लोग थे वो कोई बूटी जड़ी बूटी लेके जा रहे थे, वो जनाब उनके बोरे जो है उन्हें फाड़ के सारी बूटी जो है वो उल्टी करा के उसको चेक करा के फिर उनको जाने दे रहे थे। तो मेरा भी बैग उन्होंने खुलवाया, बीच में चीज़ें चेक की। मेरे पास कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिसका कोई इशू होता, लेकिन मेरे साथ वो दूसरे 5 बंदे थे। अगेन इनके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, वो ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो उनको उन्होंने थोड़ा सा जो है वो किया, क्योंकि उनके वीज़े जो थे, उनके इनविटेशन जो लेटर थे ना, उनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। तो क्योंकि अभी मैं स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं उस टॉपिक पे अभी जा नहीं रहा। अब हम आगे, जब वहाँ पे चेकिंग शेकिंग सारी हो गई है, फिर अब हम दोबारा बस में लोड हुए और हम चल पड़े। चलते हैं और अब मुझे याद करने दें तो हम रास्ते में कहीं पे भी रुके नहीं थे। उसके बाद मुसलसल आपने तब तक नहीं रुकना जब तक आप ताशकुरगन में नहीं आ जाते हैं। ताशकुरगन में अब हम जनाब पहुँचे हैं और रास्ते में कोई ऐसा चेकिंग भी नहीं थी हुई जहाँ तक मुझे याद है। अब हम ताशकुरगन में पहुँचते हैं तो अब शाम हो चुकी है ताशकुरगन के अंदर। अब हम चाइनीज़ टाइम की अगर बात करें तो तकरीबन आप कह लें 9-10 बजे हैं। पाकिस्तानी टाइम की बात करें तो तकरीबन 6 बनते हैं, ठीक है। 3 घंटे का फ़र्क क्योंकि पाकिस्तान और चाइना टाइम में है। लेकिन क्योंकि वहाँ पे ताशकुरगन में जो है वो तकरीबन 10 बजे के अराउंड सूरज गुरूब होता है, ठीक है। तो अब मैं इस लिहाज से लेके चलूँगा 10 बजे के अराउंड जनाब हम वहाँ पे पहुँचते हैं। हम अब गाड़ी में बैठे हैं क्योंकि आगे रश है। हमारे से आगे वही बोरों वाले थे, फिर जनाब उनके बोरे शोरे चेक होते हैं, सारा कुछ होता है। वो जब जाते हैं तो अब वो हमें कहते हैं कि लाइन में लग जाओ। हम लाइन में लगते हैं। वो अपना उन्होंने जर्मन शेफर्ड रखा हुआ है, वो आगे जमा सामान को चेक करता है, अपनी पूरी तसल्ली करता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी, बस में दोबारा जाके बैठ जाएंगे, आपकी बारी आती है, आपको बुलाते हैं। सामान हमारा बाहर ही पड़ा है। अब नेक्स्ट क्या होता है जी कि थोड़ी देर बाद वो हमें कहते हैं अंदर आ जाएं। अब हम अंदर जाते हैं। अंदर जाके हमें वो QR कोड जो है वो फॉर्म फिलिंग करवाते हैं। वो उन्होंने खुद ही कराए थे, जिसमें आपने ये डिक्लेयर करना होता है कि आपको कोरोना वगैरह नहीं है। वो फॉर्म फिलिंग की, वहाँ पे QR कोड जनरेट किए। अब मेरे साथ वो दूसरे जो 5 बंदे थे उनको लिखना तक नहीं था आता है, तो उनको भी फॉर्म मैंने फिल करवाए, कुछ उन्होंने खुद फिल करवा दिए। एक बंदे को साइन भी नहीं थे करने आते। खैर वो जनाब हम आगे जाते हैं। वो मेरा QR कोड स्कैन करता है। QR कोड स्कैन करने के बाद उसने मुझे अगले पोर्शन में भेजा। अगले पोर्शन में वो मुझसे सिंपली बस ये पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हो और क्या कर रहे हो। 1-2 सवाल उसने पूछा। उसने स्टैंप लगाई एंट्री की, चाइना में एंट्री की। चाइना में एंट्री की स्टैंप लगती है और उसके बाद मेरा सामान चेकिंग का पोर्शन आता है। स्कैनर से सामान गुजारा। स्कैनर से सामान गुजारने के बाद उसने मेरा सामान चेक किया। अगेन उसने मेरे पास 2 टैबलेट थे, एक लैपटॉप था। उसने मेरे से सारी चीज़ें निकलवाई और उसने दूसरे बंदे को कहा कि इसके पास टैबलेट ज़्यादा है। मैंने उसको फिर हायर थोड़ी सी कहा, मैंने कहा कि मैं चाइना में 4 साल से रह रहा हूँ, ये चीज़ें मैंने यहाँ से बाई की हैं, क्योंकि मैंने टैबलेट जो है वो यहीं से बाई किया। तो मैंने उसको अपना मोबाइल में JD ओपन करके फ़ौरन, तो मैंने उसको कहा मैंने यहाँ से बाई किया। कहता कोई नहीं, हायर ही है। पानी था मेरे पास, बोतल खुली हुई थी। उसने मुझे कहा पानी पियो। मैंने पानी पिया। तो कहता ठीक है। अब ये सारे पोर्शन में जनाब हाँ मेरी इमिग्रेशन क्लियर हो गई है। मैं इमिग्रेशन ऑफिस से बाहर निकल चुका हूँ अब जी। तो फाइनली सारे दिन के जलालत के बाद अभी मेरी इमिग्रेशन जो है वो क्लियर हो गई है और एंट्री की स्टैंप लग गई है। अभी मैं बाहर जा रहा हूँ इससे, देखिए। तो अभी मैं ऑफिशियली चाइना में एंटर हो चुका हूँ। तकरीबन इस वक्त टाइम जो है वो 11:30 से 12 बजे के अराउंड हो चुका था। अब मेरे साथ वो जो 5 बंदे थे उनमें से 3 बंदे तो क्लियर हो गए, ठीक है। 2 बंदे जो थे वो अंदर फंस गए। उनका इनविटेशन लेटर्स में कोई मसला था। हमारा ये, मैंने उन लोगों के साथ ये किया कि हम इकट्ठे जो है यहाँ से काशगर के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि मेरी लालच ये थी कि
5 वो बंदे हैं तो हम 3 बंदे 2 गाड़ियों में बैठेंगे और जनाब हमारे पैसे बच जाएंगे। जो ही हम बाहर निकले, एक गाड़ियों वाले जो ही आप निकलते हैं ना इनके ऑफिस से, हुजराब पास वाले, वो बाहर ताशकुरगन में, तो फ़ौरन बाहर जो है वो आगे वीगो वाले खड़े होते हैं। पाकिस्तानी वीगो वाले भी नहीं, चाइना वीगो वाले, जो आपको एक जगह से दूसरी जगह जो है वो लेके जाते हैं। अब उसने मुझसे कहा कि, मैंने उससे पूछा कि, मैंने कहा 6 बंदे हम कितने पैसे लोगे? उसने कहा 150 पर पर्सन हम लेंगे। मैंने कहा कम करो। कहते नहीं 150। मैंने कहा हमने 180 आते हुए दे थे। उसने कहा नहीं 150 ही। मैंने कहा अच्छा। अब मैं वो जो बंदे थे उनके पास गया, उन्होंने मेरे से 3 बंदे थे, 2 तो ऑलरेडी अंदर बैठे हुए हैं, अब हम 4 बंदे हैं फ़िलहाल। तो उनके पास गया, उनसे जाके मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि 2 बंदे जो आ रहे हैं उनका वेट करते हैं। हम कड़े वेट करते रहे। उनमें से एक बंदा तो आ गया, दूसरा अंदर फंसा हुआ है अभी तक। अब इस काम में हमें मेरा ख्याल है कि 1 के अराउंड हो चुका था। गाड़ियों वाले 3 गाड़ियों वाले वहाँ पे थे, जो वीगो डालों वाले। उनमें से एक मुझे फिर कहता कि मुझे कहता कि आ जाओ। मैंने कहा मैं अकेला हूँ, मैं अकेला कैसे आ जाऊँ? तो मैं तो इनके साथ था, तो मैं सोचा पैसे बच जाएंगे। उसने मुझे कहा कि तुम ऐसे करो कि 150 जो है वो 300 मुझे दे दो तो मेरे साथ आ जाओ। मैंने कहा मैं तो नहीं 300 भाई तुम्हें दे रहा। तो वो कहता चलो ठीक है 150 दे दो। अब मैं 150 लिया एक बंदे के साथ। अब हम वीगो में सिर्फ 2 बंदे हैं, एक ड्राइवर है, एक मैं हूँ। हम तकरीबन 1-1:30 वहाँ से निकले। इसमें मैं ये भी मेंशन कर दूं, इस वक्त ताशकुरगन के जो होटल थे वो जगह फुल हो चुकी थी। मैंने खुद 3 या 4 पाकिस्तानी वहाँ पे घूमते फिरते देखे थे, जो मोस्ट प्रॉबेबली इसलिए घूम रहे होंगे कि उनको होटल नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि रात को 1-2 बजे घूमने का और कोई तुक नहीं बनता। अब जनाब ताशकुरगन से हम निकले हैं। रास्ते में गाड़ी वो, अब मुझे नींद भी है, रास्ते में आई। रास्ते में 2 या 3 जगह जो है वो मेरा पासपोर्ट चेक हुआ था और वीज़ा चेक हुआ था। ये जाते हुए भी चेक होता है और आते हुए भी। अब हम बात कर रहे हैं ताशकुरगंज से काशगर की। 150 रुपया उसने हमें से लिया, 150 RMB, और उसने मुझे उतारा सहर होटल में, क्योंकि मुझे सहर होटल पे जाना था। मैं सहर होटल में सुबह 5 बजे पहुंचा। तकरीबन 4 से 5 घंटे का सफ़र है ये। सहर होटल में सुबह मैं 5 से 6 बजे के राउंड पहुंचा। मैंने उसको जाके कहा मुझे कमरा चाहिए तो मुझे सोना है। उसने मुझे कमरा दिया, 80 RMB लिए, मैं कमरे में चला गया। अब इसमें पीछे मैं एक चीज़ मेंशन करना भूल गया, वो ये थी कि मैंने प्लेन टिकट बुक करवाई हुई थी। ठीक है, प्लेन टिकट मैंने बुक करवाई थी और मेरी शाम को 5 बजे की प्लेन था। 5 नहीं, 8 बजे का प्लेन था, 8 साढ़े 8 का। मैंने वहाँ पे सोया, 5-6 बजे के अराउंड मैं वहाँ से निकला। लोकल मैंने बस ली। सहर होटल से लेके एयरपोर्ट तक मुझे 4 RMB में मैं जनाब एयरपोर्ट पहुंचा। वहाँ पे जाके मैंने अपनी इमिग्रेशन वगैरह क्लियर कराई, कोई मसला खास नहीं आया है। तो वहाँ से अब मैं पहुँच गया 1 बजे रात को शियान के अंदर। अब मेरी जो फ़्लाइट थी वो शियान में 20 घंटे का स्टे था। मेरा एक दोस्त जाने वाला था, मैं उसके पास एक रात रुक गया। शियान के अंदर जो है वो बस जो है वो एक चलती है जो 25 RMB लेती है और आपको सिटी के अंदर छोड़ देती है। मैंने वो वाली बस सर्विस यूज़ की। गया भी मैं उसी बस से और आया भी उसी बस से दूसरे दिन एयरपोर्ट पे। बीच में अब मैं शियान के अंदर जनाब पहुंचा हूँ। शियान में मैंने 1 नाइट स्टे किया, वहाँ पे रुका, खाना शाना खाया। अब मेरी रात को 8 बजे की फ़्लाइट थी। वहाँ से मैं शियान से 8 नहीं 11 बजे की फ़्लाइट थी। 3 घंटे मैं पीछे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 3 घंटे पहले मैं एयरपोर्ट पहुँच जाता था। 8 बजे के अराउंड मैं शियान के एयरपोर्ट में पहुँचा। शियान के एयरपोर्ट पे पहुँच के मैंने जनाब वेट किया और थोड़ी वेट करने के बाद मैंने ली अपनी वो बोर्डिंग कराई। और वहाँ पे चीज़ें कुछ भी ऐसी नहीं हुई कि जिसमें स्टोरी बताने वाली हो। तो मैं जनाब रात को 1 बजे हफ़े में आ गया। 1 बजे, 1 नहीं 12 समथिंग पे मैं हफ़े में आ गया। वहाँ से मैंने अगेन हफ़े में भी बस सर्विस चलती है, तो ये बस सर्विस वाली बात बताने का मकसद ये है, दूसरे सिटीज़ में भी ये होगी। 25 RMB ये भी लेती है। इसने मुझे यूनिवर्सिटी के करीब उतारा। वहाँ से मैंने इलेक्ट्रिक बाइक पकड़ी और 2.5 RMB में मैं अपनी यूनिवर्सिटी में पहुँच गया रात को तकरीबन 2 बजे के अराउंड। तो ये मेरा सफ़र था। मुझे मुसलसल 5 दिन लगे। ओनली जो मेरा रेस्ट था वो एक सहर होटल में था, एक सोस्त में था और तीसरा मेरा शियान में था। मैं अच्छी तरह से सो नहीं सका, मेरा गला अब भी ख़राब है। आपको इंतहाई थका देने वाला ये सफ़र है। मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ और अभी तक मैंने सुबह उठ के शावर भी नहीं लिया। मुझे यूनिवर्सिटी के से आगे खाना खाना था और फिर मैंने सोचा वीडियो बना के बाद में बाकी के काम बाद में करेंगे। तो अगर आपको कोई चीज़ इसमें पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस था।
इसके बाद जो है वो मैं अब फर्दर चीज़ें शेयर करता हूँ जो आपके लिए यूज़फुल हो सकती हैं।